नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं ऑनलाइन सीटेट का एग्जाम डेट आ चुकी है, तो उसकी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो चलिए आज देखते हैं हमारी अगली प्रैक्टिस सेट। उसको देखने का सीटेट पास करने का सबसे अचूक तरीका आप लोगों को बताते हैं। आज देखते हैं, कोई मोटिवेशनल कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि सीटेट पास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उसको देखते हैं। जैसे दिया गया है सीटेट पास करने के लिए एक अचूक उपाय। चलिए देखते हैं सीटेट पास करने के लिए एक अचूक उपाय। वो उपाय क्या है? बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बच्चे को बचा ले गए तो सीटेट पास हो गए। बच्चे को नुकसान उसमें नहीं पहुंचाना, अगर बच्चे को बचा ले गए तो सीटेट पास हो गए। मतलब उसमें जो पेडागोजी पूछता है, उसमें यदि बच्चों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें हमें ध्यान देखना, बच्चों के लिए कोई भी निगेटिविटी नहीं फॉलो की जाएगी। उसमें उससे संबंधित कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उसको हम सीधे गलत मान जाएंगे। मतलब बच्चों के लिए कोई निगेटिव शब्द यूज नहीं किया जाएगा। तो हम सीटेट वो जो ऑप्शन दिया रहेगा वहां पे हम उसको कट कर देंगे, वो ऑप्शन सीधे गलत माना जाएगा। इस आधार पे हम लोग सीटेट को आसानी से पास कर सकते हैं। जो 15 नंबर पेडागोजी पूछा जाएगा, इस थीम को फॉलो करेंगे तो आप लोग अच्छे से पास हो जाएंगे। चलिए अब इसी के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट में पहला ही पैसेज हमें पूछता है, तो पैसेज से देखते हैं 1 to 6 नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किससे पूछे जाएंगे? पैसेज से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पैसेज है। पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पैसेज से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। पैसेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका हमने बताया कि पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। ऑनलाइन एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा लगता है पैसेज को पढ़ने में, तो इससे अच्छा हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद पैसेज में आसानी से आंसर को खोज लेते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया, द स्पाइडर इज वेरी ईगर टू इनवाइट द फ्लाई टू हिज होम बिकॉज ही वांट्स टू। वो क्या देख रहा है? पैसेज में दे रहा है कि the spider is very eager to invite the fly to his home because he wants to। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है show her the architectural beauty of his home, trap her into the web and gobbles her up, show her many pretty things in his possession, make her envious of his beautiful home। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हम लोग पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें बताया जा रहा है कि स्पाइडर किस लिए जो फ्लाई को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, तो वो इसलिए उसको घर में बुलाता है ताकि उसको क्या कर सके? ट्रैप हर इनटू द वेब एंड गॉबल्स हर, उसको पकड़ सके और उसको निगल सके। इसके लिए वो क्या करता है? फ्लाई को अपने घर में वो बुलाता है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैप हर इनटू द वेब एंड गॉबल्स हर। आप अगला प्रश्न देखते हैं। द स्पाइडर कैन बी कंपेयर्ड टू ए। स्पाइडर को किस तरह हम कंपेयर करेंगे? तो चलिए देखते हैं पैसेज में स्पाइडर को किसके लिए किससे कंपेयर किया गया, उसकी क्या नेचर है उसको देखते हैं। चलिए पैसेज को देख लेते हैं। पहले पैसेज में कहा क्या गया है। पैसेज में विल यू वॉक इनटू माय पार्लर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। फ्लाई से स्पाइडर क्या कर रहा है? विल यू कम इनटू माय पार्लर। पार्लर मतलब क्या होगा? उसके घर को, वो अपने घर को क्या करता है? पार्लर से संबोधित करता है। It is the prettiest little parlor that you may ever spy. The way into my parlor is up a winding stair। और उसके बाद देखते हैं and I have many curious things to show when you are there। जब वो तुम वहां रहोगी तो हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें जो तुम्हें दिखाने के लिए है। स्पाइडर ऐसे वो फ्लाई को क्या करता है? आकर्षित करता है ताकि वो उसके कमरे में जाए। अगला देखते हैं। ओ नो नो said the little fly। लिटिल फ्लाई करती नहीं। to ask me is in vain, for who goes up your winding stair can never come down again। जो आपके घर में जाता है, वाइंडिंग स्टेयर में जाता है, वो कभी वापस नहीं आता है। तो फ्लाई उसको ऐसे करके उसका प्रपोजल रिजेक्ट करती है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया कंपेयर, स्पाइडर कैन बी कंपेयर्ड, उसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है, किसके रूप में? पहला दिया क्लेवर बिजनेस, वो बिजनेसमैन है, नहीं, ऑप्शन में ऐसी कोई बात ही नहीं की गई है पैसेज में। अगला दिया ग्रीडी डॉग, क्या वो ग्रीडी डॉग के अंतर्गत कहा गया? ऐसा भी नहीं है। क्राफ्टी पर्सन, वो एक चालाक आदमी के रूप में उसको संबोधित किया गया। वो एक चालाक पर्सन है। क्यों है? क्योंकि वो फ्लाई को अपनी तरफ झूठे मूठे बोल के आकर्षित करना चाहता है ताकि उसको ट्रैप कर सके, अपने पिंजड़े में फंसा सके और उसको निगल सके। अगला देखते हैं प्रश्न। What promotes the fly to say an emphatic no to the spider's proposal।
क्यों इम्फेटिक टू नो, क्यों फ्लाई उसको नहीं का प्रपोजल, उसका जो प्रपोजल था उसको मना करती है, वो उसको देखते हैं ऑप्शन में। हर इनेट विजडम, द इंस्टिंक्टिव फियर टू स्पाइडर्स, क्या वो डरती है इस वजह से। हर फ्रेंड्स वायरिंग अगेंस्ट द स्पाइडर्स, उसका देखिए ऑप्शन में हम पढ़ेंगे तो दिया गया हर फ्रेंड्स वायरिंग अगेंस्ट द स्पाइडर्स, उसको क्या कहा, उसकी दोस्त उसको वार्निंग दी रहती है कि नहीं स्पाइडरमैन के पास नहीं जाना, उसके खिलाफ वो भड़काई रहती है, इस वजह से वो नो उसका प्रपोजल अस्वीकार कर देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया, यहाँ पे आइडिया रहेगा, आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज, एक्सट्रैक्ट मतलब पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या है, एक्सट्रैक्ट यहाँ पे पोएम की सेंट्रल आइडिया पूछा जा रहा है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। स्पाइडर्स आर अगली स्कैर्सी क्रिएचर्स, दूसरा दिया बी अवेयर ऑफ हनी टंग्ड पीपल, ऑप्शन सी गया वन शुड नॉट मिस अपॉर्चुनिटी टू सी ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑप्शन डी दिया गया है वी शुड नॉट बी सिनिकल अबाउट एवरीथिंग। यहाँ पे देखें सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पूछा जा रहा है, एक्सट्रैक्ट का सेंट्रल आइडिया पूछा जा रहा है, तो उसमें हम देखेंगे स्पाइडरमैन क्या करता है, स्पाइडरमैन फ्लाई को मीठी मीठी बातों बोल के उसको फंसाता है, अपने फंसाना चाहता है और क्या करता है उसको अंदर ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो ले जाके उसको फंसा सके और निगल सके। यहाँ पे देखिए दिया गया है बी वेयर ऑफ द हनी टंग्ड पीपल, और सेंट्रल आइडिया पोएम का क्या है, बी वेयर ऑफ द हनी टंग्ड पीपल। हनी टंग्ड पीपल मतलब क्या होता है कि जो मधुभाषी बोलते हैं, जो सामने सामने बहुत मीठी मीठी बातें बोलकर आपको फंसाते हैं, अपने जालों में जकड़ते हैं, फिर आपके साथ धोखा करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हनी टंग्ड, मधुभाषी मतलब मीठा बोलने वाले, जो सामने तो अच्छा बोलेंगे लेकिन पीछे उसके क्या करेंगे, आपके साथ घातक साबित होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है, मधुभाषी से सावधान रहना चाहिए, यही क्या है सेंट्रल आइडिया है आप पोएम का। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी वेयर ऑफ द हनी टंग्ड पीपल। अगला प्रश्न देखते हैं। द वर्ड पार्लर, पार्लर इन द लाइन विल यू वॉक इनटू माय पार्लर इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है द पार्लर, पार्लर को विल यू वॉक इनटू माय पार्लर, ये लाइन दी गई, इसमें पार्लर को किसके रूप में इंडिकेट किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मेटाफर, क्या मेटाफर के रूप में दिया गया है, ऑप्शन बी दिया यूफिमिज्म, और ऑप्शन सी दिया गया हाइपरबली, और ऑप्शन डी क्या दिया सिमिली। यहाँ पे देखिए मेटाफर किसी रूपक का प्रयोग नहीं किया गया है, हाइपरबली कोई बातें चढ़ा बढ़ा के नहीं कही गई है, तो यहाँ पे हाइपरबली भी गलत होता है, सिमिली किसी की तुलना भी नहीं की, किसी को एक जैसा नहीं बताया गया, तो यहाँ पे ये भी गलत हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूफिमिज्म होता है, इसका क्या है पार्लर को उससे संबोधित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। Which literary device has been used in the word oh no no, यहाँ देखिए oh no no दिया गया है, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। एसोनेंस, क्या एसोनेंस का प्रयोग किया गया, तो हम लोग जानते हैं एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस होता है जब किसी भी वाक्य में किसी वावेल साउंड की रिपीटेशन होती है तो वहां पे क्या होता है, एसोनेंस होता है। अगला देता है पन दिया गया है, पन का क्या होता है, जब शब्दों का फेर बदल होता है तो वहां पे क्या करेंगे, हम पन का प्रयोग करते हैं। सिमिली क्या होती है, सिमिली जब किसी दूसरी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से एक समान बताई जाती है तो वहां पे एज लाइक एज का प्रयोग करके तो वहां पे क्या हो जाए, सिमिली होगा। बचता क्या है, लास्ट ऑप्शन डी रिपीटेशन, और यही ऑप्शन सही भी होगा। रिपीटेशन यहाँ पे देखिए क्या, ओ नो नो, नहीं नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा, शब्दों की रिपीटेशन हो रही थी, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों शुरू हुआ है हमारी पेडागोजी से, अभी हमने बताया कि अगर सीटेट पास करना है हमें बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म में मदर टंग को किस तरह इंडिकेट किया गया, किस तरह से वहां पे उसको परिभाषित किया गया। ऑप्शन है स्टार्टिंग वंस स्कूलिंग इन द मदर टंग मूव एंड एड मेनी लैंग्वेजेस, यहाँ पे ऑप्शन भी देखते हैं स्टार्टिंग वंस स्कूलिंग इन द मदर टंग एंड मूव ऑन द टू इंग्लिश एज द मीडियम, क्या इंग्लिश मीडियम के रूप में उसको प्रयोग करेंगे। लर्निंग इन मदर टंग मीडियम एंड लर्निंग इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, क्या इंग्लिश ही केवल मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या इंग्लिश ही केवल ऐसा लैंग्वेज आता है और बाकी लैंग्वेज का नहीं प्रयोग करेंगे, तो नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो सेम सेम कट जाते हैं सीधे सीधे। ऑप्शन दिया लर्निंग एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल ड्यूरिंग द
प्राइमरी ईयर ऑफ द स्कूलिंग, क्या प्राथमिक स्कूल में ही हम केवल क्या करेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग करके सीखेंगे? तो नहीं। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन तीनों बी सी डी ये तीनों गलत होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बचता केवल एक है, स्टार्टिंग वंस स्कूलिंग इन द मदर टंग। किसी की स्कूलिंग की स्टार्टिंग जो होती है उसको क्या करेंगे? मदर टंग में स्टार्ट करेंगे। एंड मूव ऑन एड मेनी लैंग्वेजेस, फिर उसके बाद हम क्या उसके सारे और भी लैंग्वेजेस को हम सीख सकते हैं। यहाँ पे अगले ऑप्शन में क्या है? इंग्लिश को केवल, क्या इंग्लिश को ही अदर लैंग्वेज के रूप में हम लेंगे? जिसकी मदर टंग एक ही होगी उसके बाद तो बहुत सी लैंग्वेज है ना, वहां पे देखिए मेनी लैंग्वेजेस का प्रयोग करके यहाँ पे ये ऑप्शन सही माना जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए टीचर ऑफ क्लास 5 कंडक्ट ए डिक्टेशन एक्टिविटीज, क्या करता है? कक्षा 5 का टीचर है वो क्या करता है? कंडक्ट ए डिक्टेशन एक्टिविटी एंड विथ 5 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस देता है उसके क्या करता है? एक्टिविटी को कंडक्ट करता है। 5 और 6 वर्ड जो कि 5 या 6 शब्दों का होता है। सी रीड्स आउट द सेंटेंस 2 टाइम्स, सी क्या अध्यापिका, वहां पे अध्यापिका को संबोधित किया गया, क्या करेगी? उसको 2 या 3 बार उसको पढ़ती उस सेंटेंस को। एंड आस्क द लर्नर, और बच्चों से पूछती है टू लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनो। एंड राइट द सेंटेंस एज डिक्टेटेड, उसको सेंटेंस को जैसे सही माना है उसको लिखना है। फिर क्या करता है? व्हाट अप्रोच टू लिसनिंग डज द टीचर वांट टू अडॉप्ट हियर, यहाँ पे टीचर किस प्रकार की लिसनिंग को वो अप्रोच करना चाहती है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है टॉप डाउन टू अप्रोच, क्या ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ऑप्शन बी है कम्युनिकेटिव अप्रोच, क्या वहां संप्रेषण संबंधी अप्रोच को कर रही है परिभाषित। ऑप्शन सी है बॉटम अप अप्रोच, क्या नीचे स्तर से ले जाके ऊपर जा रही है। फिर ऑप्शन डी डिक्टेशन अप्रोच। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है, बॉटम टू बॉटम अप अप्रोच। पहले वो निचले स्तर से बच्चों को समझा रही, फिर उसके बाद उसको विकसित करने का प्रयास कर रही है, बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अगला देखते हैं, ये टीचर गिव्स ए सेट ऑफ 10 वर्ड्स, एक अध्यापक क्या करता है? 10 वर्ड्स का क्या करता है? सेट्स देता है किसको? टू डिफरेंट ग्रुप इन हर क्लास, उसके अपने क्लास में बहुत विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स बनाए हैं, उसमें 10 वर्ड के सेंटेंस देता है। सी आस्क, यहाँ पर भी अध्यापिका है, सी आस्क देम टू फाइंड वर्ड्स विच कैन बी फ्रेंड्स द वर्ड एंड कैन हैव प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू मेक ए न्यू वर्ड। उस वर्ड में देखती है कि वहां पे बच्चों को कहती है कि अब इसमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस में सफिक्स और कौन से सफिक्स और प्रीफिक्स का प्रयोग करके वो नया वर्ड को बना सकती है। व्हाट इज दिस नोन है, ये किस पर क्या जाना जाता है, इसको हम क्या नाम देंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं, वर्ड वेब, क्या वर्ड वेब कहेंगे। ऑप्शन बी कहेंगे थीमेटिक वोकैबुलरी, ऑप्शन सी कहेंगे कोलोलेशन, ऑप्शन डी कहेंगे वर्ड चुंक्स। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी कोलोकेशन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसमें जो बच्चे करेंगे अपने हिसाब से छाटेंगे किसमें सफिक्स और प्रीफिक्स का प्रयोग करके वो अपना एक तैयार करते हैं प्रोफार्मा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोलोकेशन, इस ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, व्हाट इज ए डायलेक्ट, डायलेक्ट क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया, स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रीजन और ए सोशल ग्रुप। ऑप्शन बी दिया गया है, लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल ऑफ द पर्टिकुलर रीजन इन राइटिंग। ऑप्शन सी दिया गया है, स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर जॉब। ऑप्शन डी दिया गया, लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल इन पावर। यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज डायलेक्ट, डायलेक्ट क्या होता है? तो ऑप्शन ये सही है, स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रीजन और सोशल ग्रुप। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ए टीचर कंडक्ट्स ग्रुप वर्क, एक टीचर क्या करता है? ग्रुप वर्क को कंडक्ट करता है। पेयर वर्क या पेयर वर्क एंड रोल प्ले, रोल प्ले अभिनेता प्ले करता है इन द क्लासरूम एंड ऑब्जर्व लर्नर्स टू फाइंड असेसमेंट, उसके असेसमेंट को वो देखता है। क्या व्हाट आर दीज असेसमेंट एक्टिविटीज नोन है, इस प्रकार के असेसमेंट को हम कैसा नाम देंगे? यहाँ पे स्पीकिंग असेसमेंट, ऑप्शन बी है क्लासरूम असेसमेंट, ऑप्शन सी है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन डी है सबमेटिव असेसमेंट। दोस्तों हमने असेसमेंट जब पेडागोजी थियरी पढ़ा रहे थे तो उसमें हम असेसमेंट बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट होते हैं। तो जो सबमेटिव असेसमेंट होते हैं वो लास्ट मतलब साल के अंत में उसका जो असेसमेंट किया था वो सबमेटिव के अंतर्गत आता है। तो बचता क्या? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम क्लास में करते हैं, मंथली करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं,
ऐसे के असेसमेंट को क्या कहेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे। यहाँ पे क्या क्लास में ही बच्चों का वो रोल प्ले दे रहा है, ग्रुप वर्क दे करके बच्चों का असेसमेंट करना चाह रहा है अध्यापक। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव असेसमेंट सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए टीचर राइट्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स इन इंग्लिश एंड in another language known to learner, what does the teacher try to do here? यहाँ पे टीचर राइट्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में ऑब्जेक्ट्स को लिखता है, क्या करता है टीचर लिखते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन द लैंग्वेज, लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं ऑफ लर्नर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखते हैं एंड इन अनदर लैंग्वेज, और भी लैंग्वेजेस में लिखते हैं। लैंग्वेज नोन टू लर्नर, व्हाट डज द टीचर ट्राई टू डू हियर, यहाँ पे टीचर क्या करना चाहते हैं, तो ऑप्शन दिया गया है इंट्रोड्यूसिंग द लेटेस्ट टू द अल्फाबेट टू लर्नर, क्या वो अल्फाबेट को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है बच्चों से। ऑप्शन बी है क्रिएटिंग लैंग्वेज अवेयरनेस एमंग लर्नर्स, क्या क्रिएटिवनेस अवेयरनेस उसमें लैंग्वेज लर्नर्स में विकसित करना चाहता है अध्यापक। ऑप्शन सी दिया गया डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर स्क्रिप्ट अवेयरनेस एमंग द लर्नर्स। ऑप्शन सी दिया गया है क्रिएटिंग लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम, वहां पे क्या कहता है लैंग्वेज का रिच इन्वायरमेंट बच्चों को प्रदान करना चाहता है अध्यापक। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी क्रिएटिंग लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम, वहां पे विभिन्न प्रकार के विभिन्न लैंग्वेजेस से बच्चों को इन्वायरमेंट देना चाहता है अध्यापक ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग। दोस्तों हमने बताया ट्रांस लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी पेपर हम करा रहे हैं सब में ये इससे क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन तो इसमें इससे बनना तय है कि ट्रांस लैंग्वेजिंग है क्या, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिएगा, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन देखते हैं क्या है, टीचिंग मेनी लैंग्वेजेस क्लासरूम इन लैंग्वेज, क्या टीचिंग मेनी लैंग्वेज बहुत सी लैंग्वेजों को एक क्लासरूम में पढ़ाना ही ट्रांस लैंग्वेजिंग है। ऑप्शन बी दिया गया मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट, क्या एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में मूव करने के लिए, किस लिए कि केवल टीचिंग लैंग्वेज को टीचिंग लर्निंग को कंटेंट सब्जेक्ट के रूप में बताने के लिए। ऑप्शन सी दिया गया यूजिंग मेनी लैंग्वेज व्हाइल स्पीकिंग एंड टीचिंग लर्निंग इन क्लासरूम, क्या क्लासरूम में बहुत से लैंग्वेजों का यूज करके हम क्या करेंगे टीचिंग लर्निंग को बहुत ही रुचिकर बनाएंगे क्लासरूम में। ऑप्शन डी दिया है टीचिंग ए कॉन्टेस्ट एज वेल एज लैंग्वेज इन वन लैंग्वेज, तो क्या ऑप्शन डी सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या हमने पढ़ाया भी था, उसमें दिया गया था यूजिंग मेनी लैंग्वेज, जहाँ पे बहुत सी लैंग्वेजों का प्रयोग करके व्हाइल स्पीकिंग एंड इन टीचिंग लर्निंग, बोलते टाइम और टीचिंग लर्निंग सीखते सिखाते टाइम हम क्या करेंगे ट्रांस लैंग्वेजिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑथेंटिसिटी ऑफ ए टेक्स्ट रिफर टू, ऑथेंटिसिटी होती क्या, अथॉरिटी मतलब इससे संबंधित है, ऑथेंटिसिटी होती क्या है ऑफ ए टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट की ऑथेंटिसिटी रिफर टू करती है, किसे रिफर करती है। ऑप्शन ए दिया टेक्स्ट डेवलप बाय टेक्स्ट बुक ऑथर्स कीपिंग इन व्यू ऑफ द लेवल ऑफ लर्नर्स। ऑप्शन बी दिया ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम ए कॉन्टेक्स्ट एंड नेचुरल लैंग्वेज यूज। ऑप्शन सी दिया गया है टेक्स्ट बाय अथॉरिटी इन द लैंग्वेज। ऑप्शन डी दिया ट्रांसलेशन बाय टेक्स्ट बुक राइटर्स फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। यहाँ पे देखेंगे देगा टेक्स्ट बाय अथॉरिटी इन द लैंग्वेज, ऑथेंटिसिटी से हम ये तुरंत नहीं पहुंच जाएंगे कि अथॉरिटी का प्रयोग कर दिया गया तो इसको हम सही मान लेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दिए ये सब गलत है। ऑप्शन डी भी यहाँ पे देखे ट्रांसलेशन बाय टेक्स्ट बुक राइटर्स फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, वहां पे राइटर्स के द्वारा हम ट्रांसलेशन कर देंगे तो क्या ये सही होगा, नहीं, यहाँ पर ये भी गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी को देखते हैं ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम ए कॉन्टेक्स्ट एंड नेचुरल लैंग्वेजेस, वहां पे हम क्या करेंगे नेचुरल लैंग्वेज का प्रयोग करके क्या करेंगे ओरिजिन उत्पत्ति करते टेक्स्ट फ्रॉम ए कॉन्टेक्स्ट, किसी कॉन्टेक्स्ट एक टेक्स्ट की जो हम ओरिजिन करते हैं उत्पत्ति करते हैं वो क्या होती है ऑथेंटिसिटी होती है, उस पर कितना अधिकार जमा पाए, मतलब उसको हम कितने अच्छे से समझ के उसके अंतर्गत कॉन्टेक्स्ट का निर्माण कर पा रहे हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, विच अप्रोच टू राइटिंग इनेबल लर्नर्स टू अंडरगो स्टेज टू डू गुड राइट अप। ऑप्शन ए दिया गया डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग,
ऑप्शन सी दिया गया है प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, ऑप्शन डी दिया गया है इंस्टीट्यूशनल राइटिंग। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी देखते हैं प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। यहाँ पे देखो विच अप्रोच टू राइटिंग इनेबल्स लर्नर टू अंडरगो स्टेज टू डू गुड राइटिंग राइट। यहाँ पे देखो अंडरगो स्टेज टू गुड राइट क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही होगा प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं ग्रामर लर्निंग इज, ग्रामर लर्निंग क्या होता है, हमने बताया था ग्रामर लर्नर क्या होता है, तो उसको देखते हैं चलिए। लर्निंग इज द रूल ऑफ ग्रामर, क्या सीखना ग्रामर का रूल होता है। ऑप्शन बी देखते हैं लर्निंग द रूल फर्स्ट एंड बी एबल टू यूज, पहले हम रूल को समझेंगे फिर उसके बाद उसका प्रयोग करना ही ग्रामर है। ऑप्शन सी देखते हैं लर्निंग फ्रॉम मीनिंग टू यूज द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उसको मीनिंग के आधार पे समझना फिर उसको कॉन्टेक्स्ट के रूप में प्रयोग करना। फाइंडिंग एरर्स इन राइटिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज इन एनी लैंग्वेज, क्या किसी भी लैंग्वेज में गलतियों को पकड़ लेना ये लैंग्वेज ग्रामर लर्निंग है, तो नहीं। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, यहाँ पे तीनों गलत माना जाता है। ऑप्शन सी सही, लर्निंग फ्रॉम मीनिंग, वहाँ समझ अर्थ से समझना है फिर क्या सीखना है। टू यूज द फॉर्म इन कॉन्टेक्स्ट, उसको कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग करना है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं एरर, गलतियां क्या होती हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं गलतियां कौन करता है, जो कुछ करेगा जो कुछ सीखेगा गलतियां तो वही करता है। हम शांति से क्लास में बैठे हैं या शांति से घर पे बैठे हैं तो उससे गलती होगी ही नहीं, जो शांति से बैठा रहेगा निष्क्रिय इंसान बन के तो उसके अंदर वो गलती कर ही नहीं सकता है। तो गलतियां कौन करता है, जो कुछ कार्य करता है या फिर जो कुछ सीखता है पढ़ते हैं वही गलतियां करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं एरर क्या है। ऑप्शन ए देगा एरर आर इंडिकेट्स ऑफ लर्निंग, क्या करता है, इंडिकेट्स करता है, सीखना को इंडिकेट करता है गलतियां। ऑप्शन बी दे हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग, क्या लैंग्वेज लर्निंग का हैम्पर है। ऑप्शन सी दे आर टू बी करेक्टेड देन एंड देयर, क्या उसको वहां सही करने के लिए गलतियां होती है। ऑप्शन डी दे शुड बी अवॉइडेड बाय द नोटिसिंग देम, उसको नोटिस करने के अलावा बल्कि उसको अवॉइड कर देना ही गलतियां इसे कहते हैं, तो नहीं। ऑप्शन क्या सही होगा, हमने बताया जो कुछ करेंगे जो कुछ सीखेंगे गलतियां वही करते हैं, तो यहाँ पे एरर क्या होगा, आर इंडिकेटिंग ऑफ लर्निंग, वो सीखने को इंडिकेट करते हैं कि हम जब गलतियां करते हैं तो वो सीखना बताता है कि हम कितना सीखे और कहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं। तो क्या इंडिकेट करते हैं, सीखना, हम कितना सीखे हैं इसी को इंडिकेट करती हैं हमारी गलतियां। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं वर्ड विच आर रिकॉग्नाइज व्हेन हियर एंड रीड, यहाँ पे देखिए हियर एंड रीड, इसको नोटिस करिएगा। आर नोन एज, सुनना और पढ़ना क्या है, हमने जब स्किल्स पढ़ाया लर्निंग स्किल पढ़ाए थे, ये लिसनिंग रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग, चार हमने रीडिंग स्किल पढ़ाए थे, स्किल्स पढ़ाई थी लैंग्वेज स्किल्स, तो उसमें हमने बताया था रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन सी होती है। यहाँ पे देखे दिया गया हियरिंग और रीडिंग, क्या हियरिंग मतलब क्या होगा, लिसनिंग, हियर को हम किससे इंडिकेट करते हैं, लिसन। यहाँ पे देखिए सुनना होता है, हियर मतलब भी सुनना, और रीड तो रीडिंग है ही, रीडिंग। ये हो जाता है क्या होगी हमारी, देखिए हम जब कोई चीज सुनते हैं तो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और कोई चीज पढ़ते हैं तो हम ग्रहण ही करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन का प्रोडक्टिव वोकैबुलरी, क्या वो प्रोडक्टिव है, तो नहीं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्टिव कौन, लिसनिंग और रीडिंग के अलावा बचती कौन है, राइटिंग और स्पीकिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये दोनों कौन सी होती है, ये हमारी प्रोडक्टिव वोकैबुलरी होती है। इससे हम जब प्रोडक्ट करते हैं, कोई चीज लिखते हैं तो वहां पे हम कोई चीज फॉर्मेट करते हैं, तो कोई चीज उत्पादित करते हैं, प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आती है। स्पीकिंग, कुछ भी हम बोलते हैं तो वहां पे वो प्रोडक्टिव स्किल्स के अंतर्गत आते हैं या प्रोडक्टिव वोकैबुलरी के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं ऑप्शन वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, क्या वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट है। इंटरवल वोकैबुलरी, क्या इंटरनल वोकैबुलरी है। तो ऑप्शन डी देखते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, रिसेप्टिव वोकैबुलरी या रिसेप्टिव स्किल्स। यहाँ पे क्या है, लिसनिंग और रीडिंग क्या होते हैं, ये अगर प्रोडक्टिव होती है, ये दो बचती हैं, क्या होंगी, रिसेप्टिव वोकैबुलरी है या रिसेप्टिव स्किल्स है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, रिसेप्टिव वोकैबुलरी। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग रीडिंग, यहाँ पे पढ़ना और पढ़ाने का कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए नॉट पूछा गया, इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पे है, इसका कोई
उद्देश्य नहीं है। टीचिंग रीडिंग का कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए देखते हैं, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट होंगे, एक ही नहीं होगा, उसे हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए देखते हैं, कनेक्ट द आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट विथ वंस प्रेवियस नॉलेज, पूर्व के ज्ञान से प्रेजेंट ज्ञान को जोड़ना, ये तो होता ही है पढ़ना और पढ़ाने में। मेक मीनिंग ऑफ वर्ड, सेंटेंस शब्दों का अर्थ बनाना। फ्रेज एंड लैंग्वेज चुंक्स, लैंग्वेज चुंक्स एंड फ्रेजेस को बनाना होता है। लर्नर्स इन्फर मीनिंग व्हाइल रीडिंग ए टेक्स्ट, जब कोई टेक्स्ट पढ़ रहा है तो लर्नर्स क्या करेंगे, उसकी मीनिंग को अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। तो ये क्या होता है, पढ़ना पढ़ाने के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी कौन सा सही है, डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड वर्ड्स एंड फ्रेज। वहां पे क्या करेंगे, डिकोडिंग कर देंगे उसका, उसके अंतर्गत हम परिवर्तन कर देंगे। तो क्या है, टीचिंग रीडिंग के अंतर्गत है। देखते हैं यहाँ पे ये भी सही होगा, ये सही होगा, यहाँ पे ये तीनों सही है इसके अंतर्गत, लेकिन हमें पूछा क्या है, नॉट। हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट द वर्ड्स एंड द फ्रेजेस। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हेन लर्नर्स कम टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कोई बच्चा पहले समय के लिए स्कूल में आता है, पहली बार स्कूल आता है, दे कम विथ देयर मदर टंग, वो अपनी मातृभाषा के साथ आता है, जो अपनी मदर टंग होती है, स्थानीय भाषा होती है, उसके साथ वो आता है। हाउ डज द टीचर इन हर इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, किसी इंग्लिश की क्लास में या फिर और भी किसी लैंग्वेज की कक्षा में एक टीचर क्लास यूज द मदर टंग ऑफ द लर्नर्स, कैसे उस लर्नर्स की मदर टंग का प्रयोग करके कोई अध्यापिका उसको पढ़ाएगी। ऑप्शन देखते हैं, टीचर शुड बिगिन विथ द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लास एंड लेट लर्नर्स यूज देयर लैंग्वेज, क्या टीचर अपनी कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग करके बच्चों को बोलेगी कि वो मेरी कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग करके उसके साथ सीखे, तो नहीं, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। अगला देखते हैं, टीचर शुड यूज ओनली इंग्लिश और द अदर लैंग्वेज एंड शुड नॉट अलाउ टू लर्न, क्या यहाँ देखिए हमने बताया था बच्चों को बचा ले गए तो सीटेट पास हो गए। यहाँ पे देखा शुड नॉट, यहाँ पे देखा शुड नॉट अलाउ, यहाँ पे लर्नर्स को अलाउ नहीं करना, लर्नर्स कौन होंगे, हमारे बच्चे ही तो होंगे ना, तो उसको हम अलाउ नहीं करने, तो यहाँ पे उसके लिए निगेटिविटी हो रही है, तो ये गलत माना जाए साफ साफ यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला ऑप्शन, टीचर शुड फ्रीली एलो चिल्ड्रेन, यहाँ पे देखिए फ्रीली एलो कर रहा है, बच्चों को एकदम स्वतंत्र छोड़ दे रहे हैं क्लास में, यहाँ पे बच्चों के लिए तो भलाई है ना, वहाँ पे हम बच्चों के लिए कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों की भलाई की बात करें, उसको फ्रीली छोड़ देंगे, बच्चे खुश रहेंगे, तो वहाँ पे बच्चे को बचा लेंगे। मतलब टीचर शुड फ्रीली एलो चिल्ड्रेन टू यूज एनी लैंग्वेज दे विश टू यूज, जो बच्चे वो बच्चों को क्या करते हैं, फ्रीली अपने क्लास में छोड़ देते हैं, जो लैंग्वेज वो यूज करना चाहते हैं यूज करें। एंड सी में स्पीक इन कॉमन लैंग्वेज, और अध्यापिका बोलती है वो भी अपने कॉमन लैंग्वेज में प्रयोग यूज कर सकती है, लेकिन क्या करेगी, बच्चों को अपने लैंग्वेज पे छोड़ देंगी, वो अपने लैंग्वेज बोल मतलब जिस लैंग्वेज में वो बोलते हैं बोलेंगे, लेकिन टारगेट लैंग्वेज को भी उसी के साथ सीखेंगे। ऑप्शन डी दिया गया है, टीचर शुड स्पीक द लैंग्वेज व्हाइल ऑफ द अटेम्प्ट्स टू टीच हर लर्नर, देखते हैं कि क्या कहा गया, देखते हैं ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग द मिड एंड सेकेंडरी स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग, यहाँ पे एनईपी 2020 में क्या कहा गया है कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग द मिड एंड सेकेंडरी स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग,
यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हुई। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।